नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आज हमारा न्यू कहानी में। दोस्तों, कहानी को पूरा सुने और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे ज़्यादा उम्र के मर्द बहुत अच्छे लगते थे और मेरा दिल अपने पापा के दोस्त पर आ गया था, जिनकी उम्र 38 या 40 साल थी। उनका नाम अजय देवगन था। उनका गठीला बदन देखकर मेरे मन में गुदगुदी होने लगती थी। मैं चाहती उसके मजबूत बाहों से सिमट जाऊं। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मैं अपने पापा की बहुत ही लाडली। मेरे पापा की मुझ पे जान बसती थी, शायद इसलिए बचपना भी कुछ ज़्यादा ही था। मेरी उम्र 16 साल थी, लेकिन हरकतें बड़ी छोटे बच्चों के जैसी थी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल गया। ऐसा लगा जैसे मैं 16 साल से एकदम 26 साल की हो गई हूँ, क्योंकि मुझे कोई अच्छा लगने लगा था और उसके प्यार में मैं शायद समय से पहले ही खुद को बड़ा महसूस करने लगी थी। इनकी उम्र 38 साल थी। शायद यह कच्ची उम्र की भावनाएं थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई थी, या फिर कहें कि वह मेरा पहला प्यार था। वह भले उम्र में मुझसे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैं अपने इस नादान दिल का क्या करती। मैं उसी की जीत लगाए बैठी हुई थी। उसे देखते ही दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ने लगती थी। दिल में एक शोर मच जाता था कि यही इसके साथ मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि उस रात मेरे जज्बात बेकाबू हो गए थे। अब मैं अजय अंकल से और ज़्यादा दूर नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने उन्हें बेहोश करके उनका मेरा नाम सीमा है। मेरी उम्र बहुत ही कम थी। मेरे पापा का एक बड़ा बिजनेस संभालते थे और अजय अंकल उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और बिजनेस पार्टनर भी थे। वह अक्सर घर आते जाते थे। यह उस दिन की बात है जब मेरे पापा ने मुझसे उनसे मिलवाया था और कहा था कि यह मेरी छोटी सी चिड़िया मेरी बेटी सीमा है। मैं तो अपने पापा के उस दोस्त की पर्सनालिटी देखकर दंग रह गई थी। कहीं से भी वह मेरे पापा के दोस्त नहीं लग रहा था। मेरे पापा की 40 से 42 थी और इस हिसाब से अजय अंकल की उम्र भी इसी से लगभग होनी चाहिए थी, लेकिन वह अपनी उम्र से 10 साल छोटे लग रहे थे। ऐसा गठित बदन मैं तो देखते ही रह गई। पापा ने कहा, अंकल को नमस्ते करो बेटा। मैंने नमस्ते जरूर किया, लेकिन अंकल ना कह सकी, बल्कि मैं तो कुछ बोल नहीं पाई थी, चुपचाप बस उन्हें देख रही थी। मुझे इस तरह से देखने पर उन्होंने मुझे टोका था। कहने लगा, सीमा बेटा क्या बात है, आपको मुझसे कुछ बात करनी है क्या? मैं उनसे क्या बात करती, लेकिन उनका बेटा कहना मेरे दिल को चुभ गया था। पता नहीं मुझे क्यों उनके मुंह से बेटा सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। उस समय तो कमरे में चली गई थी, लेकिन बस उसी दिन से मुझे अजय अंकल अच्छे लगने लगे थे। वह 6 फीट के आदमी थे, ऐसी खूबसूरत पर्सनालिटी मैं जवान लड़कों को भी शर्म आ जाती, और बस उसके बाद मैं हमेशा उन्हीं के बारे में सोचती रही। दिन रात सुबह शाम कभी कभी उसको दूर से देखती। कभी वह घर आता, कभी जीत करके अपने पापा के साथ ऑफिस चली जाती। वहाँ पर भी उससे मिलकर आती। अपनी इस हालत पर मुझे खुद भी हैरानी होती। अब खुद पर भी कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगी थी, लेकिन वह जब भी हमारे घर आते लापरवाह से बने रहते। पापा से बातों में बिजी रहते, मेरी तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। हालांकि मैं बहाने से उसके पास जाने की कोशिश करती थी, लेकिन वह मुझे कुछ बातें, कुछ मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगते। मुझे बात करने का उनका दो अंदाज था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वह मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करते, और उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी। 8 दिन हो गए थे मेरी उनसे इन मुलाकात नहीं हुई। मजबूरन मैं उनके ऑफिस चली गई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाकर मेरे कैबिन में बैठ जाओ, नहीं तो तुम बोर हो जाओगी। मैं जाकर उनके ऑफिस में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद मैं वहां आई, बस उन्हें देखकर ही मेरी आंखों को ठंडक मिल गई थी। मैं उसे देखते ही रही। मुझे इस तरह अपनी तरफ देखता पाकर कहने लगे, क्या बात है सीमा, मुझसे कोई काम था, मुझे मिलने क्यों आई हो? लेकिन मैंने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और डायरेक्ट कहा कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैंने तो अपनी तरफ से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था, लेकिन शायद मेरी बात को समझे ही नहीं और कहा कि तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत प्यारी हो। कहते हैं कि इंसान के शब्दों से ज़्यादा उसका अंदाज बोलता है। यही वजह थी कि मुझे पता चल गया था कि ना वह मेरे इजहार को समझे और ना ही उन्होंने मुझे यह प्यार से कहा था। शायद मुझे किसी छोटी लड़की की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन यह छोटी लड़की उनके प्यार में दीवानी हो चुकी थी और अब कुछ भी करने को तैयार थी। और एक दिन मैंने यह बात अपने पापा से कह दी, क्योंकि मेरे पापा के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था। मेरी माँ का देहांत हो चुका था। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी कि उन्होंने आज तक मेरी कोई बात रद्द नहीं करी थी। मैं जो भी कहती वह करते। मैं अगर चांद भी मांग लेती तो शायद वह भी मुझे ला कर देते। लेकिन जब मैंने पापा से कहा, पापा मैं आपके दोस्त अजय को पसंद करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ, मेरी इस बात पर पापा हक्का बक्का मेरा मुंह देखते रह गए थे। उन्होंने विश्वास नहीं आ रहा था कि मैंने क्या कह दिया था। मेरी इस बात पर उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम मजाक कर रही हो। मैंने कहा, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, मैं अजय अंकल से शादी करना चाहती हूँ और उनके साथ रहना चाहती हूँ। अगर आपने मेरी इससे शादी नहीं करवाई तो मैं अपनी जान दे दूँगी। यह बात सुनकर मैं चौंक गए।
क्योंकि उनकी ज़िंदगी में भी मेरे अलावा कोई नहीं था। वह यह सब कुछ मेरे लिए कर रहे थे और जब आपकी ही संतान आपके सामने यह सब बातें करने लगे, वह अपनी जान लेना चाहती है, तो फिर आपके दिल पर क्या गुजरेगी। फिर भी पापा ने मुझे समझाया और उनको किया कि ऐसे ही बस मेरे दिमाग पर यह बात सवार हो गई, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। पर जब मैंने 2-3 दिन खाना नहीं खाया तो मैं बेहोश हो गई। पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने कहा कि यह भी मर सकती है, आपने इसको खाना पना क्यों बंद कर रखा है। तो मेरे पापा बहुत परेशान हो गए और समझ गए कि मामला सीरियस है। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया और गुस्से से भी कहा, तुम्हारा यह फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों इस हद तक पागल हो गई हो। अभी तुम्हारी उम्र इन सब बातों की नहीं है। अपनी उम्र देखो और 16 साल की हो पाई हो और अभी से इश्क के चक्कर में पड़ गई हो। और चलो मैं मान भी लेता अगर तुम अपनी उम्र के लड़के की बात करती, लेकिन तुम अजय के लिए कह रही हो जिसकी उम्र 38 साल के आसपास है। तुमने दुगनी उम्र का भी ज़्यादा है उसकी, तुम उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। मुझे तो लगता है तुम पागल हो गई हो। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने कहा, पापा मैं अजय के बिना ज़िंदगी नहीं गुजार सकती और अगर मेरी शादी अजय से नहीं करवाई तो मैं बता दूंगी कि मैं कितनी पागल हूँ। मेरे पापा ने दुनिया देखी है, बस समझ गए कि पानी सर से ऊपर गुजर चुका था। उन्होंने अपने दोस्त अजय से बात करी, वह भी हैरान थे और उन्होंने भी इनकार किया। और फिर मेरे पापा ने उसे कहा कि वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अजय ने कहा, दीपक तुम कैसी बात कर रहे हो, छोटी बच्ची है वह, अगर मेरी बेटी होती तो उसकी ही उम्र की होती। मैं कैसे उसे अपनी पत्नी की जगह दे सकता हूँ। मुझे तो लगता है अपनी बेटी के साथ साथ तुम भी पागल हो गए हो। क्यों अपनी बेटी के आगे इतने बेबस हो गए हो। मेरे पापा ने कहा कि बेबस हो गया हूँ तभी तो तुमसे यह बात कर रहा हूँ। मदद करो मेरी, अभी उससे शादी कर लो। तुम समझदार हो, मैच्योर हो, लेकिन उसके अंदर बचपना है। अभी उसकी जान बचाने के लिए उसके साथ शादी कर लो। हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद उसके दिमाग में यह बात निकल जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम उसे छोड़ देना और फिर मैं उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से देखकर कर दूंगा। लेकिन अगर उससे पहले उसने कुछ कर डाला तो मैं फिर क्या करूंगा। फिर इंसान हाथ मलता रह जाता है। यह सब कुछ किसका है, किसके लिए कमा रहा हूँ। अगर वही इस दुनिया से चली गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। मेरे पापा के लिए अपने दोस्त को मनाना आसान नहीं था, लेकिन अब बात मेरे पापा तक पहुँच गई थी, इसलिए वह यह काम कर सकते थे और सिर्फ वही कर सकते थे। खैर पापा ने किसी न किसी तरह अजय को मना लिया। शायद अजय ने भी सोचा होगा कि अगर उसके इनकार मैंने अपनी जान ले ली तो शायद ज़िंदगी भर वह अपनी गलती के पछताता रहेगा कि उसकी वजह से किसी की जान चली गई। उसने यह बात मान ली और मेरी अजय से शादी हो गई और आज हमारी शादी की पहली रात थी। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। अजय भी मेरे पापा जितना ही अमीर थे, क्योंकि वह मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर थे और उसके घर में कोई भी नहीं था। उन्होंने पहली शादी की थी पर उस लड़की के साथ 1 साल ही गुजारा था और फिर उनके तलाक हो गई थी। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। जब मेरे पापा मुझे विदा कर रहे थे तो वह यही कह रहे थे कि तुमने अच्छा फैसला नहीं किया, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हारा फैसला बदले और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम इस तरह से निकलना चाहती हो तो तुम वापस आ जाना, अपने पापा के पास आ जाना। मुझे पता था वह मेरे पापा थे, उनके दिमाग में कैसी बातें थी, पर मैं उन्हें क्या बताती कि अब तो मुझे अजय के साथ ही अपने साथ जन्म गुजारने हैं और मेरे लिए सिर्फ मेरा पति ही नहीं बल्कि पति परमेश्वर बन चुका था, मेरी जान बन गया था। मैं भी तो एक भारतीय नारी थी और हम भारतीय नारियां अपने पतियों के घर से 4 कंधों पर ही निकलती हैं। मैं बहुत खुश थी। मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर मैंने सोच लिया था कि अजय को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करूंगी, एक बहुत अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी और वह भी बाद में यह बात मान जाएगी कि मुझसे शादी करना उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। अभी दिल में हजारों सपने सजाए थे, अजय का इंतजार कर रही थी। अजय के बारे में सोचकर ही दिल में गुदगुदी हो रही थी। दिल की धड़कन मेरे कंट्रोल से बाहर थी। लेकिन शादी की पहली ही रात कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। वह जब मेरे कमरे में आए तो जल्दी से सिमट कर बैठ गई थी। उनके कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। मुझे इंतजार था कि वह मेरा घूंघट हटाएंगे और मेरी खूबसूरती का दीवाने हो जाएंगे। मैं कम उम्र थी और हद से ज़्यादा खूबसूरत भी थी। दुल्हन के रूम में तो मैं और भी ज़्यादा निखर रही थी। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा मेरे सारे अरमान ठंडे पड़ गए। उन्होंने कहा कि तुम अभी तक जाग रही हो, मुझे तो लगा सो गई होंगी। मैंने कहा कि ऐसे कैसे सो जाती, आज हमारी शादी की पहली रात है, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ना चाहते हुए भी मेरे चेहरे पर शर्म के रंग बिखरे पड़े थे, लेकिन वह मुझे बहुत ही सख्त नज़रों से घूर रहे थे। वह 2 पल मुझे खड़ा होकर देखते रहे और उन्होंने कहा कि शादी करना तुम्हारी जीत थी तो जीत पूरी कर दी। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम यहाँ दूल्हा दुल्हन का खेल खेलेंगे। छोड़ो इस रस्में और जाकर कड़े बदल कर सो जाओ। यह कमरा तुम्हारा ही है, मेरा कमरा ऊपर है। कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना।
यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि आप क्या कह रही हैं? आज की रात हमारी ज़िंदगी की एक खूबसूरत रात है जो सारी ज़िंदगी याद रहती है। आप अपने कमरे में जा रही हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन का तो एक ही कमरा होता है। उसने कहा कि देखो, तुम्हारे बाप को मैंने इतना मजबूर कहीं भी नहीं देखा। वह खुद मजबूर था, तुमने उसे मजबूर किया और उसने मुझे मजबूर कर दिया। यह सब कुछ मजबूरी में हुआ है। आज की रात खास उनके लिए होती है जो वह कुछ बोलना चाहते थे, मुझे कुछ समझना चाहते थे। पर उसने कहा कि अगर तुम इतनी समझदार होती तो तुम यहाँ नहीं बैठी होती, सो जाओ। उसने मेरा जवाब नहीं सुना और वहाँ से चले गए। उनका कमरा ऊपर था। मुझे नौकर ने बताया कि साहब का कमरा तो ऊपर ही है। उन्होंने हमें कहा था कि आपके लिए नीचे कोई कमरा साफ करवा दे, इसलिए हमने यह कमरा सजा दिया था। वैसे तो हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा कि साहब ने किसकी शादी की और आपका कमरा नीचे क्यों रखवाया, लेकिन साहब हैं इसलिए हमने उनकी बात मान ली। साहब जो कहते हैं वही हम करते हैं। यह कैसे मेरे ख्वाब पूरे हुए थे। ऐसा लगता था कि ख्वाब ही मुझसे छीन गए हैं और ताबीर भी मेरी नहीं है। ऐसे में मैं कैसे ज़िंदगी गुजारती। लेकिन अब हर बात अपने पापा को नहीं बता सकती थी, और फिर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो पति पत्नी के बीच रहने में ही अच्छा होता है। इसलिए उनको तो मैंने कुछ नहीं बताया और यह जाहिर कर दिया कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वह भी खुश हो गए। पर असल में यह जो सिलसिला हमारे घर में चल रहा था, यह कैसे ठीक होता। मेरी एक दोस्त जो पहले से ही शादीशुदा थी, मैंने उनको यह सब कुछ बताया तो उसने कहा कि अरे अब तुझे सारा कुछ हमें ही समझाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम अपनी उम्र से थोड़ी सी बड़ी नज़र पाओ, सूट मत पहनो, साड़ी पहनकर अपने पति के सामने जाओ, वह तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। और ज़रा बात भी तरीके से करना और बालों को थोड़ा बना लेना। तुम्हें छोटी लड़की समझ रहा है, इसलिए वह तुम्हें तरसा रहा है, लेकिन तुम्हें उससे यह बताना है कि तुम इतनी भी छोटी नहीं हो। उसकी बात में दम तो था, वह ठीक कह रही थी। जैसे कभी कभी पत्नी जवान होती है और पति बूढ़ा हो जाता है तो वह अपनी पत्नी को अच्छा लगने लगे लिए अपने बालों को कलर करता है। इस तरह मेरा पति मुझसे बड़ा था, मैं जवान थी, तो मुझे थोड़ा सा बड़ा लगने के लिए अपना रूप बदलने की जरूरत थी। मैंने अपनी सहेली की बात मान ली और शॉपिंग करने चली गई। अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आई और शाम को तैयार होकर खाना बनाकर अपने पति का इंतजार करने लगी। उसके घर आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट छट गई। मैंने कहा कि सुनिए जी, खाना तैयार है, आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए। मेरे इस अंदाज पर उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर अजीब सी रंग आ गए थे और भी जा रहे थे। उसने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालकर मेरे हाथ पर रख दी। अब वह हंसने भी लगा। उसने कहा कि बड़ी बड़ी बातें कर लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। तुम बातें तो बहुत बड़ी करती हो, अब हरकतें भी तुमने ऐसी ही शुरू कर दी हैं, लेकिन यह मत बोलो कि तुम मेरे लिए अभी एक छोटी बच्ची हो। मैंने उसे चॉकलेट देखा तो मुझे रोना आ गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने कमरे में आ गई और मैं जल्दी जल्दी अपना जुड़ा हुआ खोल दिया और साड़ी भी बदली। मैं अपने पापा को आईने में देखने लगी और सोचने लगी कि क्या किसी से प्यार करना इतना बड़ा पाप है। लोग तो कहते हैं कि प्यार में उम्र नहीं देखते। मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि यह आदमी मेरे साथ इस तरह कर रहा है, और अब मैं यह बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैं तो बहुत बुरी फंस गई थी। मुझे कुछ ना समझ तो करना था। एक दिन तो हद ही हो गई। वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और मेरा ही जिक्र कर रहा था। यह भी कह रहा था कि बिल्कुल छोटी बच्ची है, हरकतें भी ऐसी और अकल भी ऐसी, उनको कैसे मैं अपनी पत्नी की जगह दे सकता हूँ। अजय ने मुझे मजबूर किया है, वरना मैं उसकी बेटी से शादी नहीं करता और तो उसके दिल में बात रह जाती और वह मेरे साथ पार्टनरशिप ख़त्म कर देता। पता तो है हम नहीं फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, अब एक फैक्ट्री को तो लेकर नहीं बैठे रहेंगे, इसलिए मजबूरी में मुझे यह सब करना पड़ा, वरना खुद सोचो शादी कोई मजाक है। ऐसा तो होता ही नहीं। इसका मतलब कि उसने यह सब कुछ मजबूरी में नहीं बल्कि मतलब में किया था। वह मेरे पापा के साथ नया बिजनेस शुरू करना चाहता था, इसलिए यह सब कुछ बोल रहा था और मैं उसके लिए ज़िंदगी की एक मजबूरी थी। कहते कि आप किसी आदमी से मोहब्बत करते हैं, अगर उसकी बुराई करते हुए सुनने तो आपकी मोहब्बत तब ही ख़त्म हो जाती है। मोहब्बत तो मेरी भी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन मोहब्बत की आंखें जरूर खुल गई थी। इसका मतलब यह था कि यह आदमी जैसा नज़र आता है वैसा नहीं था। उसने मेरे पापा को कहा था कि मैं तुम पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूँ, तुम्हारी बेटी की जान बचाने के लिए मैं उससे शादी कर रहा हूँ, वरना तुम ही कह रहे हो कि वह अपने साथ कुछ कर लेगी। लेकिन देखो, मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है और मेरे पापा ने कहा था कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। इसका मतलब यही था कि वह मेरे पापा को नीचा साबित करके उनके ऊपर अपने एहसान वजन रखकर अपनी कोई बात करवाना चाहता था, और यह बात मुझे कुछ दिनों में पता चल गई थी। इस नए बिजनेस में उसने अपने आप को 75% का हकदार बनाया और मेरे पापा को सिर्फ 25% का हकदार बनाया। अब तो मैं तुम्हारा दामाद हूँ। घर की बात है, मोहब्बत तो मुझे अजय से कभी भी वैसे ही थी, लेकिन शायद अब मेरी मोहब्बत कोई का फैसला करने की ज़रूरत थी और वह फैसला मैंने कर लिया। फैसला ऐसा था कि अगर कभी भी
मैं आप सभी को बता दूं तो आप सभी हैरान रह जाएंगे, लेकिन जो बात मेरे दिल में आई थी वह ऐसी ही थी। मैं एक दिन उसके सामने जाकर बैठी और मैंने कहा कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूम में कबूलने को तैयार हैं या नहीं। वह भी बिजनेस करने वाला आदमी था, समझ गया कि मेरा अंदाज भी आज बिजनेस जैसा ही था। उसने कहा कि उसका जवाब क्या है, मैं तुम्हें दीवार पर लिख करके बताऊंगा। तुम्हें नहीं पता क्या, जाओ जाकर खेलो और जिस चीज़ से खेलना चाहती हो वह मेरी ज़िंदगी नहीं हो सकती। मैंने कहा कि मैं आपको एक मौका देना चाहती हूँ। उसने कहा कि क्या मतलब मौका देना, मजबूरी से ज़्यादा है। हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, ना तो कुछ होगा और ना कभी होगा। देखो तुम बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं हो और तुम्हारी तो इतनी कम उम्र है, तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम किसी से मोहब्बत कर दो तो इसका मतलब उस पर भी यह बात लागू होती है कि वह भी तुमसे मोहब्बत करे। यहाँ कहाँ लिखा है, ऐसा नहीं होता। तुमने अपने पापा को ब्लैकमेल की और उसने मुझे ब्लैकमेल किया और इस तरह तुम मेरी ज़िंदगी में तो आ गई, लेकिन तुम मुझे कभी जीत नहीं सकती। मैं कभी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा और तुम्हें यही कहूँगा तो अपने दिल में ऐसी कोई भी बात ना लाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसों को मैंने बहुत देखा है। मैं जब चाहूँ जिसके साथ चाहूँ रह सकता हूँ, जा सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे लड़कियों की कमी है? उसकी ऐसी सख्त बातें सुनकर मेरा दिल भर आया था, आंखों में आंसू बहने लगे। शायद मेरी मोहब्बत ही कमज़ोर है। अगर मेरी मोहब्बत में ताकत होती तो आज आप मेरे हो चुके होते। उसने कहा कि तुमने ज़रूर यह बातें किसी घटिया बुक या नोवेल में पढ़ी हैं जो तुम्हारे सर पर सवार हो गई हैं, लेकिन हकीकत में ज़िंदगी ऐसी नहीं है। मेरी और अपनी उम्र के अंतर को समझो और अपने पापा के घर जाने की तैयारी करो, वरना सारी ज़िंदगी तुम्हारी इस घर में ऐसी ही गुजरेगी। अभी जवान हो, अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करो। उस रात मैं बहुत रोई, इतना रोई कि जैसी कोई आखिरी दफ़ा हो रहा हो, और इसके बाद आंखों में एक आंसू का कतरा भी नहीं बचेगा। दिल भी बहुत परेशान था। सुबह से रात हो गई, मैंने अजय को नहीं देखा था। पता नहीं वह कहाँ था। थोड़ी देर के बाद मुझे नौकर ने आकर बताया कि उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में है। मेरा तो दिल बैठ गया। मैं तुरंत भागी और जाकर देखा तो डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत बहुत बुरी है, आधा जिस्म बेकार हो गया है। अब वह यह कभी भी अपनी टांगों पर नहीं चल पाएंगे। अगर इलाज किया जाए तो शायद कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता है क्योंकि उनका एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ है। टांगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अजय की हालत बहुत बुरी थी। मैं उसे देखकर बहुत रोई। कुछ समय अस्पताल में ही गुजरे। उसके बाद उसे घर में ले आई। उसकी सेवा कर रही थी और बहुत ख्याल रख रही थी। वह मुझे अजीब नज़रों से देखता था, कुछ बोलता नहीं था। मैं उसकी मोहब्बत में दीवानी थी और अजय की सेवा करने में मैंने दिन रात एक कर दिए थे। दिन में 2-3 दिन बार मैं अजय के पैरों की मालिश करती थी, उसे हाथ से पकड़कर चलाने की कोशिश करती।